के बीच में मैं खड़ा हूँ तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कुछ और नया सीखने को है, कुछ और नया अर्जित करने को है। मैं जैसे पहाड़ की टेकड़ियाँ उतरते हुए आ रहा था तो ये जो स्टेशन मुझे दिख रहा है अपने आप में एकदम सुपीरियर और सही है। हर तरह की खेती यहाँ पर की जा सकती है। जैसे पूरे भारत में घुमा हूँ, भारत के बाहर भी मैंने विज़िट किए हैं फार्मिंग को लेकर के। तो एक तो ये सोचना बंद कर देना कि मैं यहाँ हूँ तो मेरी खेती नहीं हो रही है। आप यहाँ हो तो कोई सी भी खेती कर सकते हो, जिस तरह का ये स्टेशन है जहाँ मैं खड़ा हूँ। पहली बात, इसका पूरा एड्रेस क्या है इस जगह का? एड्रेस तो ये मतलब जो तहसील तो रावतफाटा है, रावत फाटा, जिला चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ जिला है। बट चित्तौड़ और कोटा के एकदम लगा हुआ एरिया है, सेंटर है। अपन जो देखेंगे ना हाँ। तो एक तरफ नीमच मंदसौर है, ओके, एक मध्य तरफ प्रदेश, झालावाड़ है, झालावाड़ है। एक तरफ ये कोटा है और एक तरफ तो त्रिकुटी के बीच में है। आप ऐसी जगह पर हो कि प्रकृति यहाँ पर बिखेर कर है, अपने आप में सभी अच्छी है। तो ये तो फिक्स्ड समझ लेना कि आप जो खेती करोगे उसने अच्छी होना चाहिए। अगर अच्छी नहीं हो रही तो हमसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है। ज़्यादा ठंड नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, पानी की अवेलेबिलिटी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं से आशय समझ लो 50 डिग्री भी टेम्परेचर जा रहा है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में भी कुछ क्षेत्रों में, अमरावती के तरफ 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। तो आजकल का जो ग्लोबल वार्मिंग के बाद का क्लाइमेट है, ये भूल जाओ कि हम राजस्थान में हैं तो यहाँ गर्मी है। और राजस्थान में भी आप स्वर्ग में हो, चारों तरफ से पहाड़ी, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, आपके पास पानी, झरने हैं, तालाब हैं और मिट्टी अच्छी है। तो राजस्थान नाम है बट आपका स्टेशन स्वर्ग है। इसलिए मैंने बोला कि टेम्परेचर मध्य प्रदेश में भी, मैं जहाँ रहता हूँ बड़वानी और खरगोन, ये 2019 और 18 में पेपर लीक था, 18-19 दोनों का, कि बड़वानी के पास जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट है वो कुछ 1-2 तारीखें थी, उस तारीख में हिंदुस्तान का सबसे गर्म शहर था। तो ये दिमाग से निकाल देना कि केवल राजस्थान ही गर्म होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पेड़ पौधे कम हो चुके हैं, हरियालियाँ नहीं हैं, सारे पहाड़ पत्थरों में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि हर पहाड़ पर पेड़ पौधे थे। पेड़ पौधे कम होने से पानी जब आता है तो मिट्टी लीच होती है, मिट्टी बहने से वहाँ पर, पहाड़ का मतलब क्या है? जहाँ पर पत्थर की टेकड़ी हो। और पहले पेड़ पौधे थे तो पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती है, वहां दीमक रहती है तो वो मिट्टी बनाती है। अब पेड़ पौधे कम हुए, पत्तियां गिरना बंद हुई तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ, दीमक, कीट पतंग सब खत्म हुए। तो जो मिट्टी पकड़ने वाली चीजें थी, पेड़ों की जड़ें, वो खत्म हुई तो मिट्टी बहने लगी। तो अब आपको टेकड़ियां और टीले दिखने लगे पत्थर के। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि ये पहाड़ तो केवल पत्थर के हैं, जबकि सभी पहाड़ पत्थर के हैं। उनके ऊपर पेड़ पौधे रहेंगे तो मिट्टी रहेगी, पेड़ पौधे नहीं है तो केवल पत्थर रहेंगे। तो फिर वो माइनिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं कि चलो पत्थर को काम में लो। अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है माइनिंग की, वो मिट्टी मिट्टी रहेगी। ठीक है, तो पूरे भारत में ही पेड़ पौधों की कमी है, तो सभी जगह ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, अभी मैं मेरी बातें शुरुआत करूं उसके पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय दे दूं। हम चर्चा करने वाले हैं एज ए किसान पाठशाला की। मेरा नाम डॉक्टर बलराम किसान है और ये डॉक्टर शब्द कैसे आया ये भी आपको अभी मैं आगे बतलाऊंगा। एक अच्छा इत्तेफाक है और हम बैठे हैं जस्ट खेती किसानी की बातचीत एक दूसरे के साथ करेंगे। आपको जो जो समस्याएं हैं आपकी जो भी खेती में, वो कोशिश कीजिए मुझ तक पहुंचाइए। मेरे पास कुछ अगर अनुभव होगा, मैं 2006 से ये काम कर रहा हूँ। अभी क्या चल रहा है? 24। घर वालों ने मुझे छोड़ दिया है कि भैया अब ये हो गया है ग्लोबल। महीने में 2 से 4 दिन, 8 दिन घर रहता हूँ, बाकी आप लोगों के बीच में ही रहता हूँ। कभी हिंदुस्तान के बाहर, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, जहाँ बुला लेते हैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो किसान पाठशाला का एक ही आशय है, सीखना और सिखाना। ज़रूरी नहीं है मेरे पास सब कुछ हो, आपके पास कुछ यूनिक चीज़ है, अगर आपके खेत में कुछ आपने अच्छा किया है तो मुझे बताइएगा, मैं सीख के जाऊँगा।
आपके जितने खेती के प्रश्न हो पूछिएगा, मेरे पिटारे में अगर कुछ होगा तो मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। इसी के लिए हम जस्ट बैठे हैं कि हेल्दी कन्वर्सेशन करें और हमारी खेती अच्छे से कैसे चले। दूसरी कुछ चीज़ें दिमाग में रखना मत। और आज आप मेरे साथ समय दोगे थोड़ा सा, और मैंने मेरा फ़ोन साइलेंट कर लिया है ना? आपके फ़ोन को भी अगर साइलेंट कर लोगे तो शायद आज का दिन आपके खेती के खर्चों को निश्चित रूप से आधा कर देगा। और मेरे यहाँ पर दिन भर की बातचीत में अगर एक बात भी आप तक पहुँच गई तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि आपका फ़ोन बजा तो पड़ोसी भी डिस्टर्ब होगा, साइलेंट कर लो, वाइब्रेशन पे कर लो, बात इमरजेंसी घर की हो तो बाहर जाके कर लो। मैं मेरी बातें चालू करूं उसके पहले आप लोगों से मुझे चाहिएगा कि यहाँ पर कौन सी खेती हो रही है और उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो अगर आप मुझे बतला सके। यहाँ पर फार्मिंग कौन सी हो रही है, आप कौन सी खेती कर रहे हैं, उसमें समस्या क्या आ रही है, मैं उस पर ज़्यादा जोर दूंगा, बाकी मेरी बातों को बतलाते रहूँगा। सर अभी तो यहाँ पर गेहूँ, सरसों, चना, अफीम। ओके, गेहूँ, सरसों, चना, लहसुन और अफीम, चावल, मक्का, मूंगफली, एक नई फसल आई है वो चिया। आपकी मतलब ज़मीन के नीचे की भी फसलें हैं, ज़मीन के ऊपर की भी फसलें हैं और बड़ी फसलें भी हैं। ठीक है, मिट्टी के अंदर की भी, जैसे लहसुन हो गया या मूंगफली हो गई, ये मिट्टी के अंदर की भी फसलें आप ले रहे हो। मक्का जैसी फसल है जिसको ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, उस तरह की भी फसल आ रही है। मतलब अगर कुल मिलाकर देखा जाए, चना ऐसी फसल है कि जिसको एक बार पानी दे दो और आने दो अपने मन से जो भी आ जाए वो। तो इस तरह की भी फसल है, लावारिस फसल भी है और जिसको ध्यान रखना पड़ेगा वैसी फसल भी है। लगभग सभी तरह की फसलें हैं। हार्टिकल्चर में है कुछ बड़े पेड़ पौधे वगैरह कुछ। अभी आपने केला किया है? हमने तो सब, हाँ, हमने आंवले हैं, अच्छा, आम है, लहसुन, आम, जामुन है, आंवले, आम, जामुन, सभी तरह के हैं मतलब। चीकू, बहुत बढ़िया। बील, चीकू, बील और केला, नींबू, नींबू, सीताफल, कुछ बचने नहीं दिया है। पपीता भी करते हैं, सीताफल, पपीते, केले। केला लिखा मैंने। कुल मिलाकर के मैं ये समझना चाह रहा था कि यहाँ आपने कौन सी फसलें फ्रिक्वेंटली देख रखी है जिस पर अपन हेल्दी रूप से चर्चा कर सकें। अभी आप लोगों का ऐसा कौन कौन सा प्रश्न है जो आप लोग अपने खेत में हल नहीं कर पा रहे हैं? ये तो मुझे समझ में आई कि बड़े पेड़ वाली भी फसलें हैं, मध्यम पेड़ भी है, 3 महीने की फसल भी है, साल भर की भी है, 6 महीने की भी और मिट्टी के नीचे की फसल भी है। लगभग सारी फसलों से आप लोग वाकिफ़ है। इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट आ रहा है जो आप लोगों को तकलीफ दे रहा है? खाद, दवाई या और कुछ चीज़, या पर्टिकुलर उस पौधे में गड़बड़ी, ऐसा कोई सा पॉइंट है जहाँ पर आप रुक रहे हो जिससे आपकी फसल कम हो रही है? कीटनाशक ज़्यादा लग रहे हैं। आप कौन सी फसल में यूज़ करते हैं उसको? चावल में। चावल में कितनी स्टेज पर कितनी बार स्प्रे करते हो? 2-3 बार करना पड़ता 3 बार। कब कब? है। उसकी बाली निकलती है सर, बाली निकलने के पहले, बाली निकलने के बाद। ओके, बाली पकने तक करना पड़ता है सर। हाँ, बाली निकलना शुरू हुआ और पकने तक उसको स्प्रे करना पड़ता है। बाली निकलने की शुरुआत से लेकर पकने तक हमें स्प्रे करना पड़ता है। कम से कम कितने स्प्रे लेते हो और ज़्यादा से ज़्यादा? ऐसा हो जाए तो 5 वक्त भी हो जाता है, 2 वक्त में भी काम चल जाता है। 3 से 5 स्प्रे लेना पड़ते हैं। और उस स्प्रे की कैटेगरी क्या रहती है? रस चूसक कीट के लिए, किस चीज़ के लिए आप लेते हो? सबसे ज्यादा वही है। रस चूसक कीट के लिए। हाँ, पौधे के नीचे
उसके हाँ। बाद में जो रस चूसता है तो हाँ। पौधे को नीचे गिरा देता है। ओके, पूरा पौधा ही नीचे से डंप होता है। तो ये दो तरह की कैटेगरी हुई। एक तो आपका हुआ कि पौधे से रस चूस रहा है, पत्ती से रस चूस रहा है, टहनी तने से रस चूस रहा है। दूसरा, उसका जो तना है उसको फंगस में कन्वर्ट करके नीचे से डंप कर रहा है या गिरा रहा है। ये दो तरह की कैटेगरी हो गई अलग अलग। तो ज़्यादा परेशानी आपको रस चूसक से आ रही है या तना गिराने से आ रही है? तना गिर तना गिरने से ज्यादा रही है, तना गिर जाता है, वो फसल नीचे गिर जाती है, पैदावार ज्यादा ही नहीं होती। उत्पादन वो तो गिर ही गया तो फिर बाहर आएगा नहीं वो। और इसमें आप ओनली रस चूसक को भगाने के लिए केमिकल यूज कर रहे हो या तना छेदक, फंगस, सुंडी इनके लिए भी यूज कर रहे हो? दोनों के लिए कर रहे हो। क्या ज्यादा सिस्टम ये है सर कि दुकान पे जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं तो वो सारा पैकेज डाल देता है, ये ले जाओ, ये ले दे, मेन प्रोडक्ट इधर नहीं आ रही है, सब डाल देता है। और समस्या है पौधे में, उसकी दवाई नहीं मिल रही, रोज बोलते हैं उसको। जो दुकानदार के पास है वो दवाई मिलेगी, जो आप मांगने जाओगे वो शायद कभी नहीं मिलेगी। ये तो शायद दुकानदार भी नहीं जानता कि इसको देना क्या है, वो सभी देता है। एक्चुअली ना, ये जो आपका जवाब आया है इसी के लिए किसान पाठशाला स्टार्ट हुआ है। मेरा खुद का ITI हुआ है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI किया है, 96-97 में किया था। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक में मैंने काम किए और 2-4 बार करंट ज़्यादा लगा तो मैं एग्रीकल्चर में शिफ्ट हुआ कि अब खेती करेंगे। तो जब आप ये ध्यान रखना, जिस परिवार में खेती हो रही है वो एक मोनोटोनस तरीके से खेती करेगा, एक जनरल सामान्य तरीके से खेती करेगा। और जो आदमी कहीं बाहर से आया है, जैसे सर ऑलरेडी प्रशासनिक अधिकारी थे, वहाँ से निकल कर खेती करने आए, तो डायरेक्ट कृषक की तरीके से खेती नहीं होगी। चीज़ों को समझा, पेपर पे लिया, खर्चा लगेगा कितना, आएगा कितना, मुझे करना क्या है, यहाँ लेबर कितने लगेंगे, ऐसे पहले फ्लो चार्ट बनेगा। तो जो भी अलग तरीके से आएगा खेत में वो पहले फ्लो चार्ट बनाएगा कि मुझे क्या करना है। तो हमने 2000 में खेती चालू करी, 2004 तक अच्छी हुई, 5-6 में बहुत नुकसान हुआ मुझे, और 6 में हमने किसान पाठशाला बनाया। जो अभी आपने बोला ना, इसका मैं थोड़ा सा लंबा आंसर दे रहा हूँ। मेरे साथ मेरे एक मित्र थे गजेंद्र पाटीदार जी, जो डॉक्टर थे, इंदौर में वो प्रैक्टिस करते थे। तो वो डॉक्टरी छोड़ करके घर पहुँचे, एक ही व्यक्ति घर पे, मम्मी पापा ने बोला बेटा तू घर छोड़ करके वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, घर आजा, 35 एकड़ ज़मीन है, खेती कर। तो वो प्रैक्टिस छोड़ करके खेती करने आए, मैं इलेक्ट्रॉनिक छोड़कर खेती करने आया, कोई 1-2 और इंजीनियर थे, एक वकील थे। तो ऐसे हम 15-16 मित्र थे जो अलग अलग तरीके से अपने सिस्टम को छोड़ करके खेती में आए। तो जब जो सिस्टम छोड़ करके आता है तो दिमाग ज़्यादा चलता है। हमने खेती चालू करी तो मैंने कॉटन लगाया, मेरे मित्र ने वेजिटेबल किया, गजेंद्र पाटीदार जी ने, किसी ने केला किया, इस तरीके से अलग अलग। तो हमने पहले क्या किया, पड़ोसी कितना कॉटन पकाता है, हमारी और R&D कैसी थी शुरुआत में, हम जब खेती करने आए थे, पड़ोसी कितना पकाता है उसके पास बैठे, उसको समझा। गांव में सबसे ज़्यादा कौन पकाता है उसके पास बैठे, दोस्ती यारी करी, उसको समझा। मैंने जब खेती चालू करी थी तो राशि का कॉटन आता था, राशि BG1, फिर BG2, फिर अभी तो बहुत सारी लाइन लगी हुई है अभी। तो 2000 और 2004 के बीच में BG1 तक चलता था, उसके पहले शंकर चलता था, लाल काड़ी, पतला, वो भी चलता था, देसी कॉटन भी। तो मैंने राशि BG1 लगाया और राशि वालों के साथ में बैठे, पूरे हमने अलग अलग चार्ट बनाए कि कंपनी वाला 1 2 3 4 5 बोल रहा है, गांव में जो सबसे ज़्यादा कपास पकाता है, ऐसे कुछ रहता है ना गांव में कि इसकी खेती अच्छी होती है, ये आदमी खेती में ध्यान देता है, ये कोई भी लगाता है तो कुछ अच्छा पकाता है। ऐसे किसानों के पास बैठे, उनके फ्लो चार्ट लिए, सबको इकट्ठा किया, आखिरी मंथन किया, निचोड़ ये निकला कि अगर 3 DAP बोली है तो हमें 5 डालनी है, 2 बार स्प्रे बोला तो हम 4 बार करेंगे। दवाई कौन सी तो हम दवाई पे नहीं गए, हम उसके केमिकल कंटेंट पे गए, उसमें सबसे महंगा कौन देगा वो लेना है। जैसे आप लोगों को मालूम है एमिडा क्लोपिड, एमिडा हरे मच्छर भगाने के लिए 700 रुपये लीटर भी आती है, 2700 रुपये लीटर भी आती है, आप लोगों को पता है। एक ही दवाई, एक ही केमिकल कंपोजिशन, एमिडा क्लोपिड, जो हरे मच्छर भगाएगी, रस चूसक को भगाएगी। तो
जो आपके इंदौर पीथमपुर में बन रही है इमिडाक्लोपिड, वो 700 रुपये लीटर आ सकती है, भले उसका कंटेंट वगैरह सब सही है, वो ज़्यादा विज्ञापन नहीं करता, तो वो खर्चे नहीं ज़्यादा करता, तो उसने सब्सिडी में दे दी, ये भी हो सकता है। और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा अपने होर्डिंग बैनर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं, तो 2700 रुपये लीटर भी होती है, 2000 रुपये लीटर भी होती है, कंटेंट वही है, परसेंटेज वही है, बट हमारे मन में यह था कि सबसे महंगी मतलब सबसे अच्छी, उसको हमने यूज़ किया, ज़्यादा खाद डाला। मैं मध्य प्रदेश में बड़वानी ज़िले में पहला ऐसा इंसान हूँ जिसने कॉटन में कॉटन 9 साल रखा, कोई फसल चक्र नहीं किया, एक बार लगा करके हर साल वापस कॉटन वापस कॉटन वापस कॉटन 9 साल तक रखा। 1 एकड़ में 35 क्विंटल कपास मैंने पकाया है बड़वानी मध्य प्रदेश में। कॉटन 7 से 12 क्विंटल आना एक एवरेज बात है, 15 क्विंटल एकड़ पे कोई पकाता है तो अच्छा पकाता है, और 20 क्विंटल मतलब उसके पूरे क्षेत्र में वाहवाही हो जाती है। 1 एकड़ से 20 क्विंटल, 25 मतलब अनबिलीवेबल कि 1000-2000 में एक आध आदमी आएगा। कपास की खेती 1 एकड़ में 25 क्विंटल मतलब बड़ी बात हो गई। मैंने 35 क्विंटल पकाया, तो इस तरीके से मेरा ग्राफ ऊपर गया था। खेती में एंट्री करी, लिखा पढ़ी सब, घर में पानी कुछ भी नहीं था। आप जहाँ बैठे हो ना, मैं स्वर्ग क्यों बोल रहा हूँ, पानी की जगह पर बैठे हो। खेत में अगर पानी है तो 70% लड़ाई आप जीत गए। अब आपको 30% थोड़ा बहुत हिलना डुलना है, काम करना है, और पानी को सही से काम पे लगाना है, मतलब आपके पास उत्पादन आ जाएगा। पानी को सही से काम पे नहीं लगा पाए, ये जो चावल की आप तकलीफें गिना रहे हो ना, पानी सही से काम पे नहीं लगा है। हम पंजाब में चावल की खेती कर रहे हैं, अबोहर में चावल की खेती कर रहे हैं, कीचड़ वाले पानी से नहीं, पानी बस सुंगाते हैं चावल को और खींच लेते हैं, बेड बनाते हैं, ड्रिप रखी है, बेड पर चावल है, ड्रिप से पानी देते हैं। हम यहाँ चावल की खेती कर रहे होंगे कीचड़ बना करके, कीचड़ में ट्रैक्टर चलाते होंगे, कीचड़ में रोपण लगाते होंगे। तो सभी चीज़ को समझना है, आज हम समझेंगे सारी चीज़ों को। समझते समझते हम जो डिसीजन ले सकेंगे उसको खेत में कल अप्लाई करेंगे, उससे रिजल्ट आएगा तो आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ग्राफ ऐसे गया, खर्चे बहुत किए, पानी था नहीं मेरे पास। मामा जी की पाइपलाइन थी मेरे गांव से 8 किलोमीटर दूर, 15 से 16 हज़ार फीट दूर। जब लाइट की बहुत परेशानी थी, मैं बात कर रहा हूँ आपको 2000 के आगे पीछे की, तो 6 घंटे किसान के लिए बिजली, 2 फेस 3 फेस ऐसे आना, उस 6 घंटे में 1 घंटा चलना, 1.5 घंटे बंद रहना, 3 घंटे आना, 2 घंटे बंद रहना। वो बहुत पूरे भारत में क्राइसिस का पीरियड था कि बिजली नहीं थी जब मैं खेती में एंट्री किया था। तो मैंने क्या किया था, आपको बहुत, मैं ये थोड़ी सी स्टोरी इसलिए समझा रहा हूँ, आप लिंकिंग कीजिए अपने आप से। ये मेरा खेत है, यहाँ मैंने एक छोटा सा तालाब बनाया 5 एकड़ का, ये 9 एकड़ ज़मीन। ये मामा जी का खेत 2000 फीट दूर, कितने 2000 फीट, लगभग 1 किलोमीटर के लगभग, और यहाँ से उनकी पाइपलाइन आई थी 8 किलोमीटर। अभी 3 स्टेप है, पाइपलाइन जहाँ से आ रही है एक वो स्टेशन हो गया, एक मामा जी का खेत हो गया, यहाँ से कनेक्ट करके मैंने तालाब में पानी डाला। लाइट थी ही नहीं, यहाँ मैंने एक ट्रैक्टर रखा, 35 किलोवाट का जनरेटर रखा। तो बड़वानी क्षेत्र में मैं पहला आदमी था जिसने जनरेटर से खेती करी। जैसे बात मेरे खेत से कैसे निकली कि बूंद बूंद पानी दे करके मैं खेती कर रहा हूँ। फिर वो बाहर जाकर बनी कि ड्रिप इरिगेशन किया है। ड्रिप किससे कर रहा है, तो तालाब में पानी डलता है, वहां से ड्रिप चलती है। अब तालाब में पानी कहाँ से आता है, तो पाइपलाइन से आता है। पाइपलाइन किससे चलती है, जनरेटर से। तो आखिरी आदमी पास बात क्या पहुंचती है, ये लड़का ऐसा है जो जनरेटर से खेती कर रहा है। तो छोटी सी बात सिमट जाती है। डीजल से खेती कर रहा है, मतलब वो बात छोटी होते होते चर्चा में जो पहुंचती है ओटला पार्टी के पास, यार वो तलून में एक लड़का है जो डीजल से खेती कर रहा है, वो जनरेटर से खेती कर रहा है, मतलब बिजली है नहीं, वो एक कौतूहल का विषय। तो मेरे पास नई चीजें क्या थी, मेरे खेत में था ड्रिप इरिगेशन, जो बड़वानी जिले का सबसे पहला ड्रिप मेरे खेत में था। मैंने एक छोटा सा 5 एकड़ का पोंड खोदा था जिसमें पानी इकट्ठा किया, क्योंकि खेत में पानी नहीं था और जहाँ कपास लग रहा था तो ड्रिप का जो ड्रिपर आता है उसके नीचे ही मैं कॉटन का बीज लगाता था, जस्ट नीचे 2 दाने, कि बस वो जर्मिनेशन हो और बाहर आए। ठीक है, अभी तालाब में पानी नहीं है तो मामा जी की लाइन चालू। अब ये साइकिल समझना, खेती करने में कितने कष्ट होते हैं मैंने सब सहे हैं।
और शायद आप भी कुछ ना कुछ कष्टों से गुजर रहे होंगे। खेत में एक बूंद पानी नहीं है, जैसे ही लाइट बंद होगी एक आदमी यहाँ पर है, मामा जी के खेत के पाइप का ढक्कन बंद करेगा और अपने खेत का पाइप का ढक्कन खुलेगा। एक आदमी तालाब पर है, ढक्कन खोलने वाला, एक आदमी मामा जी के खेत पर है, ढक्कन बंद करने वाला। लाइट जैसे ही बंद होगी तो ये 8 किलोमीटर पानी भरा हुआ है ना, अगर हम तत्काल चालू नहीं करेंगे तो इनके एयरवॉल से पानी निकल जाएगा। अब अगर 2 घंटे बाद चालू करोगे तो 8 किलोमीटर भरने में 2 घंटे लगते हैं। अभी ये बड़ा दुख है तो इसलिए एकदम कॉम्बिनेशन कि लाइट बंद हुई, भैया वहां ढक्कन बंद कर, अपने तालाब में ढक्कन चालू कर, तो जो पाइपलाइन का पानी भरा हुआ है उसको काम में लेना है, तालाब में खाली हो जाएगा। एक आदमी यहां पर है ट्रैक्टर को लेकर के, लाइट बंद हुई तो इधर का मेन स्विच उतारा और इधर जनरेटर का मेन स्विच चढ़ाया, और मैं हूं मोबाइल पे कमांडिंग में कि भैया लाइट गई, मेन स्विच उतार, मेन स्विच चढ़ा, ढक्कन बंद कर, इधर ढक्कन खोल, जनरेटर चालू कर दिया, 10 मिनट बाद पानी गिरा, नहीं गिरा, क्योंकि 15 एम्पियर मोटर पंप ले रहा था, ऊपर वाला, नीचे वाला 15 ले रहा था। हमने लिफ्ट लगा रखी थी, नीचे से पानी एक देगा, ऊपर से एक लिफ्ट रिपंपिंग करेगा। टोटल मेरे मोटर पंप का जो जनरेटर चलता था 30 एम्पियर का उसका लोड था, और जनरेटर आप चलाओगे तो 1 एम्पियर पे 200 ml डीजल पिएगा, तो 6 लीटर डीजल मुझे 1 घंटे का कंजम्पशन आ रहा था। पूरा कैलकुलेशन याद हो गया, ऐसा मतलब जिया है ना उसको तो 1 घंटा पानी आपका यहाँ गिरेगा तो आपका ये जनरेटर 6 लीटर डीजल पिएगा, एक आदमी की मजदूरी यहाँ, एक की यहाँ, एक की यहाँ, इसके बाद यहाँ का मोटर पंप चलेगा और आपका बूंद बूंद पानी खेत में जाएगा और कॉटन पकेगा। कॉम्बिनेशन समझ में है? पानी की कीमत मुझे पता है, बहुत कीमती होता है, और आप बैठे हो पानी के गढ़ में, तो इसको समझना है और सही तरीके से उपयोग करना है। हमारे पास पानी अच्छा रहता है तो हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, पानी नहीं रहता है तो हम खेती छोड़ करके दूसरों के, हमारे बच्चों को नौकरी पर भेजते हैं। दोनों चीज़ें गलत है। कम पानी में भी खेती की जा सकती है, ज़्यादा पानी है तो सही पानी दे करके भी हम खेती कर सकते हैं और बहुत उत्पादन ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बताने का ये मेरा कारण था कि मैंने इस लेवल का बूंद बूंद पानी दिया है। प्रतिदिन 3 घंटे मोटर पंप चलाना और 9 एकड़ कॉटन की खेती करना। बारिश आती थी 10 जून के बाद में, अभी तो 10 जुलाई को आ रही है, 1 महीना बारिश खसक गई है। आपके यहाँ क्लाइमेट चेंज हुआ है मुझे पता नहीं, बड़वानी निमाड़ में हो गया है। मैं जब खेती करता था 10 जून से 15 जून को बारिश आ जाती थी, अभी 1 जुलाई के बाद ही आती है, 3 जुलाई, 5 जुलाई, 10 जुलाई को ही बारिश आती है एमपी में। ठंडी, पहले नवरात्रे में मैं स्वेटर पहन के जाता था, बहुत सारे मंडल वंडल, नाच गाना, ढोल ढमाका सब किया है। आप भी नवरात्रे मनाते होंगे ना, तो नवरात्रे कब आते थे? अष्टमी पे, अक्टूबर में, नवंबर में दिवाली दशहरा, तो अक्टूबर में मैं नवरात्रे में पंडाल में जाता था तो स्वेटर पहन के जाता था। अभी दिसंबर 15 के बाद ठंड लगती है, रात को अगर बाइक चलाना है मुझे बड़वानी में तो मुझे स्वेटर पहनना है। ये मध्य प्रदेश का क्लाइमेट में कितना चेंज हुआ है। तो अगर कोई समझे, मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ध्यान रखना, आप नोट भी कर सकते हो कि अगर आपके पापा ने खेती करी होगी 2000 में, 2015, अभी 2024 चल रहा है, 2000 में करी हो, 2005 में करी हो, 2010 में करी हो, तो उस दिन का क्लाइमेट और आज का क्लाइमेट, पापा की सुनना है पर पूरी मानना नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से हमें मॉडिफाई होना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? मैं अगर वो बात करूं कि मैं पहले बड़वानी मध्य प्रदेश में दिवाली के पहले नवरात्रे और दशहरे के जस्ट बाद हम गेहूं बो देते थे, तो आज बड़वानी में वो संभव नहीं है कि दशहरे के समय आप अगर गेहूं बो लो तो आपको गेहूं पक के आएगा, क्योंकि गर्मी ही है वहां पर, है ना। गर्मी में गेहूं बोओगे तो आएगा नहीं, तो हमें अब गेहूं बोना पड़ता है 15 नवंबर के बाद। हम गेहूं बो रहे थे 15 अक्टूबर, 1 महीना लेट अब हम गेहूं बो रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंजेस आया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो मैं अगर 2006 के मेरे कॉटन के अनुभव आपके साथ शेयर करूं और आपको बोलूं कि आप भी 35 कुंटल कॉटन पका लोगे, वैसा का वैसा करो, तो अधूरा सत्य होगा और आप पका नहीं पाओगे। क्योंकि मैंने 2006 से लेकर के 2010 तक जो किया, 2002 से, वो उस टाइम के क्लाइमेट के हिसाब से था।
उस टाइम के कीट पतंग महुआ मक्खी तुड़तुड़ों के हिसाब से था। आज 2024 में आप जो फेस कर रहे हो, मतलब हमें कंटिन्यू सीखना पड़ेगा। मैं हर गांव में जाता हूं तो सिखाने नहीं जाता हूं, मैं सीखने भी आया हूं कि आपके गांव में मुझे अभी मैं फील्ड विजिट करूंगा तो काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिलेगी। तो आप ये मत सोचो कि बलराम भैया केवल हमें प्रवचन दे के जाएंगे और सीख के जाएंगे, सिखा के जाएंगे कुछ भी। तो मैं कुछ सिखाने वाला नहीं हूं, आप लोगों से सीखूंगा। मैं आज दिन भर सीखूंगा। निरंतर हमें बदलते रहना है, निरंतर हमें संभलते रहना है, निरंतर हमें समझते रहना है। सबसे ज़्यादा कौन खाद डाल के पका रहा है, उससे एक बोरी ज़्यादा डालना। सबसे ज़्यादा स्प्रे कौन कर रहा है, उससे महंगी दवाई का स्प्रे करना। ये तरीका था मेरा कपास पकाने का। और 6 लीटर पर घंटे का डीजल पीना 1 घंटे में, और 9 एकड़ की कपास की खेती करना और 35 क्विंटल कपास पकाना। जब आप एक्सट्रीम लेवल की तकलीफें सहन करते हो ना, तो एक्सट्रीम लेवल का इलाज आपके पास आ जाता है, आंसर आपके पास आ जाता है। आप अगर ये तकलीफें नहीं सहन करोगे तो आपके पास इलाज नहीं आएगा। बात एकदम छोटी सी है कि क्या हम तकलीफें सहन करने को तैयार हैं सही दिशा में खेती करने की। जिस किसान के पास 4 एकड़ की जमीन है, उसको मेरा कहना है कि आपके परिवार में से किसी को भी, मम्मी पापा, हम 2 और हमारे 2 बच्चे, 6 लोगों के परिवार को अगर 4 एकड़ की जमीन है तो कहीं नौकरी करने जाने की आवश्यकता नहीं है। खेत में कुएं में पानी हो तब भी, खेत में कुएं में पानी नहीं हो तब भी, बिना पानी की भी बहुत सारी फसलें हैं जो मौसम आधारित होती हैं, और पानी वाली साल भर 365 दिन की बहुत सारी फसलें हैं जो हम मॉडिफाई करके प्रकृति के साथ चलते चलते ऑफ सीजन की फसलें भी हम पानी है तो ले सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मेरे खेत में पानी नहीं है, 4 एकड़ ज़मीन है, मम्मी पापा अब बूढ़े हो गए हैं और हमको भी आवश्यकता और मेरे बच्चों को पढ़ाना है तो अब नौकरी करने जाना है। 4 एकड़ बहुत है। 4 एकड़ मतलब कि आपके पास प्रतिदिन 1000 रुपये रोज आना चाहिए। अगर 1000 रुपये रोज नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। मतलब 1 एकड़ का 1 लाख रुपए साल का आना ही चाहिए। 365 दिन होते हैं तो 4 लाख रुपए साल के आपके पास चाहिए। 4 एकड़ के नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं। और आज मैं जितनी चीज़ें बतलाने वाला हूं ये सब मैंने प्रूव किया है। सैकड़ों हजारों एकड़ में खेती करी है। मैं खुद लगभग अभी 1500 एकड़ के ऊपर मैं खुद खेती कर रहा हूँ। मेरे घर की आज भी ये 9 एकड़ ज़मीन है जहाँ पानी कम है। और इत्तेफाक मैं आप सबको बतला दूँ, तलुन में नहरें आने के बाद पानी हो गया है। मेरे खेत में मैंने कुआं किया है तो 90 फीट 100 फीट कुआं कर दिया। मेरे खेत में पानी आज भी कम है। ये एक इत्तेफाक है कि पूरे गांव में नहरों की वजह से पानी, अब मुझे नहर से वहाँ पर पाइपलाइन डालना पड़ रही है। जो नहरें आती है सब सिंचित होता है तो वाटर लेवल बढ़ता है ना। पर एक इत्तेफाक है कि मेरे खेत में मैंने 90-100 फीट गहरा कुआं कर दिया है। मेरे पास पानी कम है, बट मैं मार्केट में 1500 एकड़ तक की खेती कर रहा हूँ, जिसमें केला करता हूँ और नेपियर घास की खेती करता हूँ। कुछ गौशालाओं के साथ कनेक्ट हूँ जहाँ हम गायों के लिए नेपियर का चारा उगाकर गौशाला को दान कर रहे हैं। ऐसे खेती में खुद की 1500 एकड़ कर रहा हूँ। तो 1 एकड़ हो या 1500 एकड़ हो, फर्क कुछ नहीं है। सूत्र हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने सूत्र कुछ जिए, कम पानी तो एफर्ट लगाया कि जनरेटर से भी पानी की बूंद बूंद आ सकती है। 25 मई को मैं कपास लगाता था, 1 अप्रैल को रोटावेटर करता था। तो मुझे जनरेटर कितनी देर चलाना था? 25 मई को लगाया तो 15 जून तक जनरेटर चलाना था मुझे, 20 दिन। ठीक है, उसके बाद बारिश आ गई, फिर ज़रूरत नहीं है जनरेटर की। बारिश पर कॉटन आश्रित चल जाता है। मेरी ब्लैक कॉटन सॉइल थी, काली मिट्टी थी, तो मुझे बीच में पानी नहीं देना पड़ता था। और फिर बाद में आपके पास मार्च तक तो ऐसे कुएं ट्यूबवेल रहते हैं जो फरवरी मार्च तक चलते हैं। जब वाटर लेवल नीचे होता है तो मार्च के बाद से बंद होता है। तो मार्च में मेरा लास्ट पानी चलता था, पूरा मार्च मेरा हार्वेस्टिंग होता था। वो बोंड टूटते थे, कोई मार्च में पानी नहीं दे पाता था। और 1 अप्रैल को वही कराठी को मैं पीसता था खेत पे, वही रोटावेटर चलाता था। और 1 अप्रैल से 25 मई तक वो खेत धूप खाता था। लगभग 1.25 महीने
धूप खिलाते थे हम और वापस कॉटन लग जाता था। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आई मेरा ग्राफ गया ऐसा ऊपर और फिर दम से नीचे आया और इतना ज़्यादा नीचे आया जिसका जवाब नहीं। 9 एकड़ में से 3 से 4 साल हम खेती अच्छे किए, चौथे साल मुझे दिखने लगा कि कहीं कहीं कॉटन डंप हो रहा है। अब ये मैं आपके चावल की बात को सम्मिलित कर रहा हूँ, मैं अनुभव बता रहा हूँ, उसमें आप अपने आप को कनेक्ट करना। 9 एकड़ ज़मीन है, लाइन से लाइन 6 फीट है, पौधे से पौधा 1.25 फीट पर है। कॉटन में कॉटन कंटिन्यू लगा रहे हैं तो सॉइल बोर्न डिसीज़ आती है, जमीनीत रोग आता है। ये जमीनीत रोग ऐसा होता है कि जिसमें कुछ भी नाम दे दो, उसको विल्ट बोल लो, उसको इन्वेनिया रॉड बोल लो, उसको फंगस बोल लो, या जो भी डिक्शनरी में आपको नाम मिल जाए। किताबी ज्ञान के पास जाओगे तो कोई एक नाम मिलेगा, वो नाम आपको पकड़ा दिया जाएगा, लेकिन हमको तो उसका आंसर चाहिए ना, उत्तर चाहिए कि अगला पौधा डंप ना हो। तो 9 एकड़ में से तीसरे लास्ट पीरियड में कुछ पौधे डंप हुए। चौथे साल जब हमने प्लाट लगाया तो उस 9 एकड़ में से जहां ड्रिप की लाइन जो थी, बाबूजी क्या आइए, कॉटन डंप हो गए। जब बोल पर आते हैं पूरी वयस्क अवस्था में, फूल फ्लावरिंग, कपास आप लोग जानते हैं ना, कपास देखा है, करते हैं क्या करते हैं, तो वो चीज़ें रिलेट कर पाओगे। पूरा पौधा वयस्क अवस्था में है, बॉन्ड बन चुके हैं। आज आप उस पौधे को देख कर गए, दूसरे दिन देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सारी ब्रांचें झूल रही है, जैसे किसी ने पौधे को निकाला और वापस बिठा दिया। तो जान चली गई, बॉडी खड़ी है, लकवा मार गया वो पौधे को, सारी उसकी टहनियाँ झूल गई है। इसको बोलते हैं सॉइल बोर्न डिसीज। तो 9 एकड़ में से 2-3 एकड़ का प्लॉट ऐसा हुआ, चौथे साल की डंप हुआ। जब आप इतनी प्रक्रिया करते हो, जनरेटर, आदमी, ड्रिप, तालाब, आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश में ये जो छोटा तालाब बनाते हैं और आप सिंचाई करते हैं उसको बोलते हैं बलराम तालाब। यहाँ पर भी कुछ नाम सुना होगा आपने, पौंड जो बनाते हैं, फार्म पौंड। तो क्षेत्र वाइज अलग अलग रहता है। मध्य प्रदेश में किसी को बोलोगे तो वो बोलेगा बलराम तालाब, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में सबसे पहली बार मेरे खेत में बना था ये। तो वो नामकरण हो गया बलराम तालाब, मतलब उस तालाब में पानी भरना और सिंचाई करना। तो ये तालाब फेमस, ड्रिप लगी, जनरेटर से खेती, बिजली, अलग खर्चा, पैसे लग रहे हैं। आप जब कुछ अलग काम करते हो तो आप एक चेहरा बन जाते हो, पब्लिक पूरा देखती है आपको। और जब गड़बड़ियां आती है तो 2 तरीके से देखती है। मैंने वो चीज़ फेस करी है। गांव में, समाज में, आसपास के 5 गांव मिल करके ऐसे देखेंगे आधे लोग कि ये लड़का बहुत उड़ रहा है, कब खेत बेचेगा, इसके पास उठ बैठ करना चालू करना पड़ेगा। खर्चे होते दिखते हैं ना, आप लोगों के पास भी ऐसी बात आती होगी। मतलब 2 तबके हो जाते हैं। एक तबका ऐसा रहता है कब जमीन बेचेगा, और एक तबका ऐसा रहता है जो आपका शुभचिंतक रहता है कि यार ये कुछ अच्छा कर रहा है, इसको देखते हैं कुछ गलत ना हो जाए, इसके पास समझते हैं, हम भी सीखने जाते हैं। हर गांव में ऐसा ही होता है, 2 तरह के तबके रहते हैं। कब ये आउट होगा, इसकी जमीन खरीदना है मेरे को। मैंने ये चीज फेस करी है। कुछ लोग होंगे यार नहीं ये सही कर रहा है, इससे सीखते हैं, कम पानी में भी खेती हो सकती है। तो आप वायरल तो हो गए हो, आपका चेहरा तो फेमस हो गया है, और अब खेत में 9 एकड़ में से 2 एकड़ का कपास डंप भी हो गया है। ये मैं रियल स्टोरी मेरी बतला रहा हूं। तो खेत से घर आने का मन है नहीं, खेत में 2-3 एकड़ का कपास डंप हो रहा है, आपका वहां रुकने का मन नहीं, बस आंसू नहीं आ रहे, चेहरा पूरा बना हुआ है कि कोई थोड़ी सी बात निकाले और आदमी रो दे। ये परिस्थिति है, क्योंकि आपने 3 साल तक बहुत अच्छा कपास लिया, आपका नाम हो गया, राशि, कंपनी वाले आपके खेत पे आकर के गए हैं, फोटो सेशन हो गए, पेपर में नाम आ गया है। अब चौथे साल कपास मर रहा है, उसका इलाज नहीं है आपके पास। क्या डॉक्टरी करी आपने, क्या सीखा? मतलब अगर आप उस 9 एकड़ में से 2 एकड़ मर गए, जब तक आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और अगला पौधा कब मर जाएगा ये आपको पता नहीं है, और उसका इलाज नहीं है आपके पास कि ये पौधे को बचाऊं कैसे मैं, चेहरा कैसा होगा आपका? फोटो पेपर में गई जब चेहरा कैसा था? अब उसके पूरा अपोजिट,
मतलब अभी तक जो आपने खेती करी वो अंदाज पंचे दामोदर खेती करी, आपको कुछ आता नहीं ना। इसका मतलब ये है कि टाइम पर सीड मिल गया, टाइम पर खाद डाल दिया, थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया तो 4 बॉन्ड ज्यादा आ गए। एक्चुअल में तो आपको बीमारी पकड़ते नहीं आई ना। अब आपका प्लॉट मर रहा है, आपका खेत खराब हो रहा है, जमीन बंजर हो रही है। बहुत खाद डाल डाल करके आप वो जमीन के ऐसे लेवल पर चले गए हो कि क्षार बढ़ गया है, 8.5 pH हो गया है। तो पौधा आप जो दे रहे हो अब ले नहीं पा रहा है, अब नमक खा रहा है, अब विकृति आ रही है और आपके पास कोई इलाज नहीं है। वो परिस्थिति मेरी ऐसी थी कि मतलब न बोलते बने, न देखते बने, न सुनते बने। तो वो जो हम 16-17 मित्र थे, हम बस बैठते थे, कभी 2 के साथ, कभी 4 के साथ। घर जाने की इच्छा नहीं होती थी, बाहर समाज में किसी को चेहरा दिखा नहीं सकते थे, क्योंकि जब आप वायरल होते हो, जब आप ऊपर चढ़ते हो तो दूसरी तरफ आपका गड्ढा निश्चित है। पहाड़ पे चढ़ते हो ना तो क्लियर है, आप ऊपर चढ़ रहे हो, आप ऊंचाई पे जा रहे हो, तो दूसरी तरफ गड्ढा है ना। आप चढ़ते रहो या ठहर जाओ तब तक ठीक है, पर देखोगे तो गड्ढा भी मिलेगा, पीछे देखोगे तब भी गड्ढा मिलेगा, तो वो गड्ढे से संभलना है वो डुबो देता है तो हम बस मंथन करते थे क्या करें। और उसके अगले साल 5वें साल जब कॉटन में कॉटन गया तो 9 एकड़ में से 4.5 एकड़ कॉटन डंप हो गया। इतना पौधा बोल पे आया, वो पौधा कभी भी पौधा मर रहा था, उसकी जड़ को निकाल के देख लो, साफ करके देख लो, उसमें कीचड़ फंगस कुछ नहीं मिल रहा था। 950 एग्रोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो अपने नाम रखते हैं हिंदुस्तान में। कृषि विज्ञान केंद्रों से कुछ वैज्ञानिकों को बुलाया, कुछ कंपनियों से बुलाया, राशि BG2 चालू हो गया था जब तक, तो राशि के सीड्स के एग्रोनॉमिस्ट को बुलाया कि भैया हम पैसा खर्चा करने को तैयार है, अगला मेरा पौधा मरना नहीं चाहिए, क्या करूं। जो कॉटन की खेती अपने गांव, आसपास के 50 गांव में, महाराष्ट्र में कॉटन की खेती अच्छी जो करते हैं उनको लाकर खेत दिखाया, बहुत खर्चा किया। 950 के नाम नंबर आज भी लिखे हैं जिनकी राय मायने रखती है, पर एक मायका लाल ऐसा नहीं निकल पाया कि कल पौधा तेरा बच जाएगा, ये कर ले। न गवर्नमेंट अधिकारी, न एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी, न सामान्य किसान जिसने कॉटन में महारत हासिल कर ली हो, या वो कंपनी जिस कंपनी से हमने सीड लिया हो वो जवाब दे पाए। सबके जवाब आ रहे थे, इलाज नहीं था। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियां जो दवाइयां बेचते हैं, जो सॉल्यूशन देते हैं, जवाब सबके आ रहे थे कि 1 2 3 स्टेप फॉलो करो। क्या स्टेप थी? रोटावेटर करो, 1 एकड़ में 3 क्विंटल सुडोमोनास ट्राइकोडर्मा डालो, 1 साल तक रखो, धूप खिलाओ। आपके पास पैसा है नहीं, कल घर खाना कैसे खाओगे ये पता है नहीं, 1 साल तक जमीन को छोड़ सकते हैं हम? मतलब ऐसे इलाज जो हम कर नहीं सकते वो सॉल्यूशन आ रहे थे। पूरे खेत में एक ने छत्तीसगढ़ से विकल्प दिया कि पूरी फसल निकालो, पलटी पलव करो और उसमें ये केमिकल डालो, 4-8 थीमेट कुछ चीजें बतलाई, और पूरे खेत में प्लास्टिक बिछा के रखो एयर टाइट, जिसमें धूप गिरेगी, अंदर गर्माहट होगी, सारे बैक्टीरिया कील होंगे, तब अगले साल की फसल सही होगी। इस तरह के इलाज थे जो हम एडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। और ये थे कि 9 एकड़ के कॉटन को रोटावेटर करके पलटी पलव करने के बाद के इलाज। मुझे इलाज चाहिए था कि मेरी फसल खड़ी है, अगला पौधा ना मरे, इसके लिए मैं क्या करूं। आपकी फसल खड़ी है और पौधा डंप हो रहा है या कुछ बीमार हो रहा है, तो आपको सॉल्यूशन तो अभी चाहिए ना कि कल क्या करूं मैं। एक इत्तेफाक हुआ, मैं हर मीटिंग में ये सुनाता हूं, आप लोग सुनिए, अपने आप से रिलेट करोगे। किसान पाठशाला क्यों चालू हुआ और बलराम आपके सामने क्यों खड़ा है, अनजान चेहरों के सामने क्यों मित्रता और भाईचारे की बातें कर रहा है, आप लोग अपने आप से रिलेट करोगे। एक औरंगाबाद के अच्छे मित्र थे जिनकी बहुत अच्छी फैक्ट्री आज भी है, दवाइयाँ बनाते हैं खेतीबाड़ी के लिए। वो मेरे जो दोस्त थे गजेंद्र पाटीदार जी, उनके मित्र की फैक्ट्री थी, तो उन्होंने एक एग्रोनॉमिस्ट को भेजा जो उनकी फैक्ट्री को लीड करता है, दवाई गोली बेचता है। शाम का समय था, वो हमारे पास आया, हम खेत में ही बैठे हुए थे, खटिया डाल करके आया, घूमा, लाइट था उस समय मतलब अंधेरा नहीं हुआ था, 5-6 बजे की बात थी। तो खेत में घूमकर देखा और एक पर्ची बनाकर दे दी, भैया ये इलाज है, ये कर लो। पर्चियाँ आपके पास आती, खेत में कोई घूमने आता है तो? हाँ, मुझे कैसे पर्ची आई थी वो मैं बता रहा हूँ। ये मेरी स्टोरी में मैक्सिमम
जो मुझे ज़्यादा सुनने को तैयार रहते हैं वहाँ मैं बतलाता हूँ, आप अपनी आपकी स्टोरी को रिलेट करोगे, क्योंकि हर फार्मर मुझे लगता है कि मैं जैसे बहा हूँ ऐसे कहीं ना कहीं उसके साथ हो रहा है। 9 एकड़ का खेत, पर्ची मिली 12,000 की। ये 12,000 की ड्रेंचिंग स्प्रे करना है, कुछ ड्रिप से चलाना है, आपका कपास नहीं मरेगा। आपको अगले 4 दिन में रिजल्ट दिखेगा, 15 दिन के बाद एक भी पौधा नहीं मरेगा। ये उनके स्टेटमेंट थे। तो हम इतने लोगों को बुला चुके थे कि हम तो संतुष्ट थे कि अब हमारे खेत का कुछ नहीं होगा। हम ऐसे संतुष्ट थे कि अब कोई भी आ जाए हमारा खेत नहीं अब सुधरेगा। दुविधा में थे हम। बट ये आदमी बोल रहा था हम पैसे खर्च कर चुके थे, कई दवाइयों में पैसे डाल चुके थे। अब इस आदमी को भी ऐसे व्यक्ति ने भेजा था जिसको मना भी नहीं कर सकते हैं। मित्र 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 घनिष्ठ मित्र। अब मित्रों को क्या बोलोगे आप? वो दादागिरी से बोलेगा मैंने लड़के को भेजा, ट्राई कराता क्यों नहीं? क्या बिगड़ रहा है तेरा? बिगड़ नहीं रहा है, 12,000 लेके जाएगा। बिगड़ने की क्या बात है? हम पहले ही लाखों रुपए लगा चुके 9 एकड़ में, अब इसको और 12,000 दें, वो कहां से लाएंगे? अब समस्या दोनों तरफ है। तो उसको हमने बिठाया, उसको ये बोला कि भैया अब आप आए हो शाम को, आज तो कोई ड्रेंचिंग वगैरह हो नहीं सकती, जो होना है कल सवेरे होना है, तो आप दवाइयाँ दे दो। जैसे जो भी विजिट करने आता है तो उनकी दवाइयाँ उनके पास नहीं रहती है, वो दुकानदार के पास पहले से पड़ी हुई रहती है, जो उनके डीलर रहते हैं। उसमें गड़बड़ी भी नहीं है, वो एक सूत्र है कि किसान तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचे। तो जो कंपनी बनाती है वो हर गांव, हर तहसील, हर शहर में डीलर बनाती है, और उन डीलरों के पास सारी दवाइयाँ हैं। और जो एग्रोनॉमिस्ट आता है आपको पर्ची देता है 1 2 3 4 कहाँ मिलेगी, एक्स आदमी के पास मिलेगी, वो डीलर है उनका। तो दवाइयाँ तो है, मार्केट में है। बड़वानी शहर में एक काउंटर है जहाँ पर वो दवाइयाँ थी। हमने बोला भाई पर्ची दे दो, आप उनको फ़ोन कर दो स्पेशल, क्योंकि आपके डीलर हैं। तो 12,000 की दवाई, तो 12,000 तो हम देंगे डीलर को, 12,000 देंगे आपको, ठीक है? दवाई 12 की है, आप कॉन्फिडेंस हो मेरा अगला पौधा नहीं मरेगा, तो हम आपको 24,000 दे करके वो दवाई खरीदेंगे, क्योंकि हम थक चुके हैं, हमको इलाज चाहिए। ये करना चालू करना जो मैंने किया है, जब कोई पर्ची लेके आए, ध्यान रखना अभी मैंने क्या किया है। उनको हमने बोला कि यहाँ से 8 किलोमीटर पे बड़वानी शहर है, वहाँ 2 टाकीज है, एक महेंद्र टाकीज है, एक लक्ष्मी टाकीज है, और अच्छे मेरे मित्र की होटल है, आपको वहीं रुकवाएंगे। जो मूवी देखना उसका टिकट लो, आराम करो। सुबह हमारा बंदा आएगा लेने, लेबर यहाँ तैयार रहेगी, आपको किस तरीके से ड्रेंचिंग कराना है आप अपनी निगरानी में ड्रेंचिंग कराओ, स्प्रे कैसे कराना है यहीं रहो, ड्रेंचिंग कराओ। तो आपके 12,000 की दवाई के हम दे रहे हैं 24। रहना, खाना, एंटरटेनमेंट सब हमारी तरफ से, आपको कोई टेंशन नहीं है। दूसरे दिन आपको बिठा के लाएंगे, आप इलाज करो और हमें सिखा के जाओ कि कैसे काम करना है। जब आप वापस जाओगे तो फिर 12 देंगे। आप दिन भर रहे ना, आपने मेहनत करी ना हमारे खेत में भाई, आप तो ऑफिस घर वापस जाने वाले हो, बट हमारे लिए रुक रहे हो, तो फिर 12 देंगे। अभी दवाई 12,000 की हम आपको 36,000 दे रहे हैं 2 दिन में। आप रिजल्ट 3 दिन में दिखाओगे। तो आप ट्रीटमेंट करके हमें सिखा कर जाओ और बड़वानी होटल में रहो, आराम करो, और 3 दिन में हमें रिजल्ट दिखा दो कि हमारा अगला पौधा मरना रुका या जो मर रहा था वो ठीक हुआ। ऐसे ही कुछ रिजल्ट दिखाओगे तो 3 दिन बाद रिजल्ट दिखाओ, फिर घर जाओ। तो जब घर जाओगे उस समय फिर हम 12,000 देंगे, रिजल्ट दिखा के जब जाओगे। और आपने बोला 15 दिन बाद एक भी पौधा नहीं मरेगा, तो 15 दिन बाद हम आपके खाते में 12,000 डालेंगे, जब हम संतुष्ट हो जाएंगे कि पौधा नहीं मरा। अभी कितना हुआ? 12 1 24 12 33 12 4 48 12 5 60। हम इतने त्रस्त हो गए थे, ये मैं रियल स्टोरी मेरी बतला रहा हूं मैं, हम इतने त्रस्त हो गए थे कि ये मेरा कॉटन का पौधा मरना नहीं चाहिए। कितना भी हम पैसा देने को तैयार, एक बार इलाज मिल जाए, एक बार ट्रीटमेंट मिल जाए। कभी कभी होता है किसान के साथ कि कोई अच्छी फसल लग गई, उम्मीदें बहुत है, दिवाली पे कपड़े लाना है, उसका कर्जा देना है, बिटिया को पढ़ाना है, शादी आ गई है, उम्मीद बहुत है, बट एंड टाइम पर फसल ऐसी दिखती है कि गई, हाथ से छूट रही है। उस समय हम कुछ भी करने को तैयार है। तो मेरे साथ ये परिस्थिति थी, नाम हो चुका था, मार्केट वैल्यू बन गई थी, छोटा सा बच्चा नए तरीके से खेती कर रहा है,
और सही नहीं होता है तो खेत भी बिकने वाला था, दोनों परिस्थिति थी, डू और डाई का सिचुएशन। तो हम 12,000 के 60,000 देने को रेडी है, अब अगला हिल रहा है। जब ऐसा आप किसी के साथ करते हो, जो डॉक्टर आपको पर्ची देता है कि आपके खेत में ये डाल दो, और जब आप ऐसा रिटर्न जवाब देते हो उसके अपेक्षा से ज्यादा, तो हिलता है वो। अब यार ये सब कर रहा है, बट वो खुद ही सोचने लगता है कि पौधा नहीं बचा तो हमने लास्ट में बोला हम सब तो ये करेंगे, बट पौधा नहीं बचा तो पौधा फिर मर गया, अगली फसल नहीं सही आई, यही फसल सही नहीं चली, तो का जवाब मुझे पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिला। उस आदमी ने दवाई दी नहीं, मना कर गया। हम उसके सेठ को, मित्र को बोले, उसकी बजाय उसी एग्रोनॉमिस्ट ने उसके सेठ को बोल दिया कि भैया इनका खेत लाइलाज है, अपनी दवाइयों से इलाज नहीं होगा। हम यही चाहते थे कि या तो इलाज वो कर दे, या वो अपने सेठ को फोन कर दे कि यार इनके पीछे मत लग, मत परेशान कर इनको। क्योंकि हम फोन करते तो वो मानता नहीं। अरे तेरे को बोला ना, लड़के को भेजा, इलाज करा। अब इलाज कराने में 12,000 भी लग रहे हैं ना, क्योंकि दवाई तो लेके नहीं आया, दवाई तो यहां दुकानदार से लेना है, उसने तो पर्ची दी केवल। तो इस तो का इलाज नहीं मिला हमें। फिर हमने इलाज ढूंढा गूगल आंटी के पास, मोबाइल पे हमने सारी चीजें डाली, समझा, पोस्ट किया। तो इजराइल की एक संस्था है स्मार्ट फर्टिगेशन, जो आपसे डिटेल्स लेती है और आपको सॉल्यूशन देती है। डिटेल्स क्या, पिछले साल क्या किया, उसके पिछले साल क्या किया, उसमें तकलीफें क्या थी, आज क्या दिक्कत है, उसके फोटो सेशन, उसके मिट्टी के वीडियोस, प्लॉट के वीडियोस, ड्रिप के वीडियोस, आपके सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट, आपके पानी की रिपोर्ट। नमस्ते जी। ये सारी डिटेल्स हमने उनको दिया, मेल किया, और वहां से सुंदर थोड़ी सी 4 लाइनों में जवाब आ गया। आज भी आप देखोगे तो स्मार्ट फर्टिगेशन एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन देती है एग्रीकल्चर में। जब हमको उस गूगल आंटी ने ये जवाब दिया कि 1 2 3 4 स्टेप फॉलो करो, अगले दिन से आपका पौधा नहीं मरेगा, जिसमें कोई पैसा नहीं है, बातचीत है। एक्चुअल में हमने बातचीत करी, वो इजराइल बैठे, हम यहाँ बैठे, तो उनको भी ऐसा मजा आया कि हम हिंदुस्तान को गाइड कर रहे हैं, हमको भी मजा आया कि हम इजराइल से गाइडलाइन ले रहे हैं। तो उस समय हमसे पैसा आदान प्रदान कुछ नहीं हुआ, बातचीत हुई, बट हमको इलाज मिल गया, साइंटिफिक टेक्निकल सही इलाज मिल गया। अगर आप लोगों के खेत में ऐसे किसी भी फसल में डंपिंग आ रही हो, जैसे आपने ये जो पौधे गिनाए मुझे, बड़े पेड़ वाले पौधों में सूट बोरर आता है, रूट बोरर आता है, डंपिंग आती है, पपीता बारिश में पूरा सड़ जाता है, नीचे का तना फंगस में आ जाता है, गिर जाता है। या जो आपने चावल की फसल बताई, जो पौधा गिर रहा है तो उसको छेदक हुआ, उसको चूसण हुआ, तो यहाँ पर जब चमड़ी इंजर्ड हुई तो यहाँ पर फंगस तैयार हुई, फंगस तैयार हुई तो पौधा गिर गया। तो इसके लिए आप चावल बोने से पहले ट्रीटमेंट क्या करोगे? मैंने क्या किया कॉटन में ट्रीटमेंट कि अगला पौधा डंप ना हो, उसके लिए मैंने किया बोर्डो मिश्रण। उन्होंने सिंपल से इलाज बताया, मुझे ये बोला कि आप कपास में कपास लगा रहे हो तो कपास के सीड से तेल निकलता है, काकड़े से तेल निकलता है, तो तेल जिस फसल में होता है उसको सल्फर की आवश्यकता है, क्या आप सल्फर डाल रहे हो? तो हमने बोला नहीं, हम सल्फर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी डीएपी डालता है, वो सल्फर नहीं डालता तो हम भी सल्फर नहीं डाल रहे हैं। पड़ोसी यूरिया, पोटाश, डीएपी, 3-4 चीजों से 2000 से 2010 तक ये 3-4 चीजों से फसलें पकती थी। अभी लिखने वाली बातें समझते रहना, मैं क्या बता रहा हूं, मेरी घर की चीजों को बताते बताते मैं साइंस भी बता रहा हूं आपको। 1990 से लेकर के 2000 तक एक दशक जो था, उस दशक में 16 न्यूट्रिशन थे जो हमारे खेतों का भोजन थे। 1990 से लेकर सन 2000 तक 16 न्यूट्रिशन एग्रोनॉमिस्ट की बुक में थे, जो एग्रोनॉमिस्ट बीएससी एग्रीकल्चर जो पढ़ने जाए उनको पढ़ाते थे, और वही एग्रोनॉमिस्ट हमें खेती करना सिखाते थे, जो नई दुकानें डाले, नई कंपनियां बनाए, जो डिग्रियां ले ले, उस 16 न्यूट्रिशन के इर्द गिर्द हमें खेती करना सिखाते थे। ये किताब में लिखा है, 16 न्यूट्रिशन थे।
2000 से आगे 2010 में एक न्यूट्रिशन फिर पाया गया किन्हीं वैज्ञानिक को, तो फिर हो गए 17। अब 17 न्यूट्रिशन पर गाइडलाइन आती है। 2010 के बाद कई रिसर्च चल रहे हैं, नजदीक है कि 1-2 न्यूट्रिशन और पाए जाएंगे जो हमारे पौधे के पोषक तत्व हैं। तो लगभग अभी हम कह सकते हैं 18 न्यूट्रिशन रेडी हैं, जो हमें सिखाए जा रहे हैं कि हमारे पेड़ पौधे जो खेत में लगते हैं उनको 18 न्यूट्रिशन की जरूरत है। जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 6 हो गए। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मुख्य पोषक तत्व, मध्य पोषक तत्व और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कॉपर, जिंक, बोरान, आयरन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कुछ पा रहे हैं, कुछ मैक्रो में पा रहे हैं। बट हम जब खेती करते थे, हम मतलब कि जो सफेद बाल है वो हम खेती कर रहे हैं, मतलब अभी के जो वर्तमान के काले बाल हम जब खेती करते थे, मतलब 1 दशक पहले, तो यूरिया, DAP, पोटास, उसके पहले सिंगल सुपर फास्फेट, उसके पहले केवल गोबर खाद। हर दशक में कुछ ना कुछ चेंज होता है, हर 10 साल में कुछ ना कुछ खेती के सिस्टम चेंज होते हैं। केवल गोबर खाद से खेती पकती थी, और जब केवल गोबर खाद से खेती पकती थी तो क्या पकती थी? मैं आप लोगों ने जितने मुझे ये नाम बताया ना, कौन कौन सी खेती कर रहे हैं, इनको आप कनेक्ट करते चलना मेरी बातचीत में। मैं अभी केवल भूमिका बना रहा हूं कि हम खेती कैसे करेंगे। महाराणा प्रताप का नाम सुना है? हाँ, उनकी तलवार का वजन कितना था?